डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा। आज हम बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई चतुर्थ के अंतर्गत राज्यपाल की स्थिति या भूमिका के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले ई लेक्चर में हमने राज्यपाल पद की योग्यता, नियुक्ति, वेतन भत्ते आदि के संदर्भ में अध्ययन किया था। उसी में हमने राज्यपाल की जो शक्तियां या कार्य हैं उनके संबंध में भी अध्ययन किया था। आज हम राज्यपाल की जो स्थिति है, यानी राज्यपाल को संविधान में क्या स्थिति प्रदान की गई है और संविधान से बाहर व्यवहारिक तौर पर उसने किस तरीके की भूमिका अदा की है, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो विवादित पद है वो राज्यपाल है। और राज्यपाल की जो भूमिका है वो एक संवैधानिक प्रधान के रूप में भी है और एक केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में या प्रतिनिधि के रूप में भी उसकी भूमिका रहती है। तो जहाँ जो सामंजस्य गड़बड़ाता है, इसलिए संवैधानिक प्रधान के रूप में और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो सामंजस्यपूर्ण स्थिति है वो नहीं रहती है, जिसका परिणाम स्वरूप राज्यपाल का पद विवादास्पद पद माना जा रहा है। आज हम, क्योंकि जो वर्तमान में राज्यपालों की जो भूमिका है उससे कई बार ये प्रतीत होता है कि राज्यपालों ने जो संविधान के द्वारा जो उनकी भूमिका निर्धारित की गई है उसके अनुसार अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया है, जिसका नतीजा है कि राज्यपाल का पद विवादास्पद पद माना जाता है। आज हम राज्यपाल की जो वास्तविक स्थिति है उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे और उसके जो दृष्टिकोण हैं उनके विषय में भी अध्ययन करेंगे। राज्यपाल की स्थिति या भूमिका के संबंध में सामान्य तौर पर दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण प्रचलित रहे हैं। इनमें से जो प्रथम है कि राज्यपाल को राज्य का केवल संवैधानिक अध्यक्ष माना गया है, और दूसरे दृष्टिकोण है कि राज्य के प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका एक संवैधानिक अध्यक्ष की अपेक्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। राज्यपाल की स्थिति सही रूप में समझने के लिए इन दृष्टिकोणों का अध्ययन उचित होगा। तो सर्वप्रथम हम राज्यपाल के संवैधानिक प्रधान के रूप में क्या भूमिका है और संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक उसकी क्या भूमिका है, और तीसरा जो बिंदु है राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में या केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में। आज के इस टॉपिक में हम राज्यपाल की तीन भूमिकाओं पर प्रकाश डालेंगे कि राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में या प्रधान के रूप में उसकी क्या भूमिका है, और संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक रहकर वो अपनी क्या भूमिका अदा करता है, और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उसकी क्या भूमिका है। इसका विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। नंबर 1, राज्यपाल संवैधानिक प्रधान के रूप में। संविधान द्वारा राज्यों में भी संघीय क्षेत्र के समान संसदीय शासन की व्यवस्था की गई है, और संसदीय शासन व्यवस्था में शासन की शक्तियां ऐसी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं जो व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी हो। अतः मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक प्रधान है और राज्यपाल केवल एक संवैधानिक प्रधान। संविधान के अनुच्छेद 163 क्लॉज 1 के अनुसार जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों को निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। संविधान राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता, केवल असम और नागालैंड के राज्यपाल को ही इस प्रकार की कुछ स्वविवेकी शक्ति प्राप्त हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि साधारणतः राज्यपाल राज शासन का वैधानिक अध्यक्ष ही है,
और उसकी शक्तियाँ वास्तविक नहीं हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि उन सिद्धांतों के अनुसार जिन पर राज्यों का शासन आधारित है, राज्यपाल को प्रत्येक कार्य में मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक रूप से माननी होगी और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना होगा जिसके करने में उसे स्वविवेक या व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना पड़े। राज्यपाल के पद पर कार्य कर चुके विभिन्न व्यक्तियों ने अपनी स्थिति के विषय में भी कुछ कहा है। उससे भी आभास मिलता है कि राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष है जिसे अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार करने होते हैं। उदाहरण के लिए सरोजिनी नायडू ने अपने आप को सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया बताया था कि उसे केवल मंत्रिपरिषद के परामर्श ही कार्य करने हैं। तो इसका मतलब है मंत्रिपरिषद वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करेगा और राज्यपाल मात्र संवैधानिक अध्यक्ष रहेगा। इस बात की पुष्टि सरोजिनी नायडू के उक्त कथन से होती है और उसने राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया बताया है। विजयलक्ष्मी पंडित जो महाराष्ट्र की भूतपूर्व राज्यपाल रहीं, उन्होंने भी कहा था यदि कोई व्यक्ति इस पद को स्वीकार करता है तो उसको पद नहीं वरन वेतन का आकर्षण है। तो ये दोनों कथन ये बात सिद्ध करते हैं कि राज्यपाल को संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक प्रथम दृष्टिकोण में राज्यपाल को केवल संवैधानिक प्रधान बतलाया गया है, लेकिन यदि राज्यपाल की स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया जाए तो यह धारणा असत्य हो जाती है। राज्यपाल को एक संवैधानिक अध्यक्ष मात्र मानना भूल होगी। वास्तव में वह एक संवैधानिक अध्यक्ष तो है ही, इससे अधिक कुछ और भी है। इस दृष्टि से हमारे द्वारा राज्यपाल पद का अध्ययन दो रूपों में किया जाना चाहिए। प्रथम, संविधान निर्माता राज्यपाल को क्या भूमिका देना चाहते थे, और द्वितीय, राज्यपाल पदधारी व्यक्तियों ने विभिन्न परिस्थितियों में क्या भूमिका निभाई है। संविधान सभा के वाद विवादों के अध्ययन से नितांत स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं की धारणा के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। दुर्गादास बसु और MC सीतलवाड़ ने अपनी रचनाओं में राज्यपाल के कुछ स्वविवेकी कार्यों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। जिससे राज्यपाल संवैधानिक प्रधान से अधिक भूमिका अदा करता है कुछ स्वविवेकी शक्तियों के कारण। नंबर 1, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यपाल का पहला कार्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है। यदि राज्य की विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है और बहुमत वाले राजनीतिक दल ने अपना नेता चुन लिया है, तो राज्यपाल के लिए जरूरी हो जाता है कि वह उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करे। लेकिन यदि राज्य की विधानसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट नहीं है या बहुमत वाले दल में नेता पद के लिए एक से अधिक दावेदार हैं, तो इस संबंध में राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में स्वयं राज्यपाल के द्वारा ही निर्णय किया जाएगा कि किस व्यक्ति के नेतृत्व में स्थायी सरकार का गठन हो सकता है। और व्यवहार के अंतर्गत कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जबकि राज्यपाल ने स्वविवेक से मुख्यमंत्री को नियुक्त किया। 1952 में श्री सी राजगोपालाचार्य मद्रास राज्य विधानमंडल के सदस्य भी नहीं थे और न ही कांग्रेस दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त था, लेकिन फिर भी राज्यपाल श्री प्रकाश ने टी प्रकाशम को बहुमत प्राप्त होने के दावे की अवहेलना करते हुए सी राजगोपालाचार्य को मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। 1957 में उड़ीसा में हरे कृष्ण मेहताब तथा 1963 में उड़ीसा तथा केरल के मुख्यमंत्रियों की जिस प्रकार से नियुक्ति की गई वह भी राज्यपाल द्वारा स्वविवेक से किया गया कार्य ही था। चतुर्थ आम चुनाव के बाद तो इस संबंध में राज्यपाल द्वारा स्वविवेक का प्रयोग किए जाने के अवसर और अधिक आए। पंजाब में 1970 में गुरनाम सिंह का दावा अस्वीकार कर प्रकाश सिंह बादल को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। 1969 में उत्तर प्रदेश में सत्ता कांग्रेस द्वारा समर्थित भारतीय क्रांति दल के नेता चौधरी चरण सिंह
और विरोधी दल के नेता गिरधारी लाल ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावा प्रस्तुत किया, लेकिन राज्यपाल ने गिरधारी लाल के दावे को अस्वीकार कर चरण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। इसी प्रकार ये विभिन्न राज्यों में, जैसे 1997 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भंडारी द्वारा जगदम्बा पाल की मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति में ऐसे आचरण को अपनाया गया। और कुछ समय पहले महाराष्ट्र सरकार में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करना, ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिसमें राज्यपाल ने अपनी स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग किया है। नंबर 2, मंत्रिमंडल को भंग करना। राज्यपाल को यह भी स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त है कि वह मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर राष्ट्रपति से सिफारिश करे कि संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। राज्यपाल के द्वारा प्रमुखतया निम्न परिस्थितियों में मंत्रिमंडल को अपदस्थ किया जा सकता है: यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिमंडल का विधानसभा में बहुमत प्राप्त समाप्त हो गया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने या विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर अपना बहुमत प्रमाणित करने के लिए कह सकता है। ऐसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री अधिवेशन बुलाने के लिए तैयार न हो तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकता है। यदि किसी मंत्रिमंडल के प्रति विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिमंडल त्यागपत्र न दे तो राज्यपाल उसे पदच्युत कर सकता है। यदि मंत्रिमंडल संविधान के अनुसार कार्य न कर रहा हो या उसकी नीतियों से राज्य या देश को खतरा हो, उसके द्वारा केंद्र और राज्य में संघर्ष की स्थिति को जन्म दिया जा रहा हो, तब भी मंत्रिमंडल को पदच्युत किया जा सकता है। यदि स्वतंत्र ट्रिब्यूनल द्वारा मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी घोषित किया गया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद से हटा सकता है, पदच्युत कर सकता है। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। सामान्य रूप से राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है, किंतु असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल स्वविवेक से भी विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है, यदि राज्यपाल के अनुसार कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 174 के अंतर्गत वह विधानसभा के अधिवेशन की कोई भी तिथि निर्धारित कर सकता है। इस संबंध में वह मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री को विधानसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। इसके अलावा यदि राज्यपाल को मुख्यमंत्री के बहुमत से संदेह हो जाए तो वह मुख्यमंत्री से शीघ्र अधिवेशन बुलाने के लिए कह सकता है। विधानसभा को भंग करना। उत्तरदायी शासन की धारणा के अनुसार सामान्यतः यह माना जाता है कि विधानसभा को भंग करने का कार्य राज्यपाल उसी समय करेगा जबकि मुख्यमंत्री उन्हें ऐसा करने के लिए परामर्श दे, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल विधानसभा भंग करने के संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने से इनकार कर सकता है या मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना ही विधानसभा भंग कर सकता है। मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की अनुमति देना। संवैधानिक व्यवस्था यह है कि राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी पक्ष द्वारा मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। 1995 में जयललिता प्रकरण से स्पष्ट हो गया कि जब कोई पक्ष भ्रष्टाचार या किन्हीं आरोपों के आधार पर मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगता है, तब इस संबंध में वह अपने ही विवेक के आधार पर निर्णय करेगा, अर्थात वह स्वयं विवेक के आधार पर मुकदमा दायर करने की अनुमति दे सकता है। इसके अलावा भी राज्यपाल के द्वारा स्वयं विवेक से कुछ कार्य किए जा सकते हैं। वह मुख्यमंत्री से किसी विषय में सूचना मांग सकता है। वह मुख्यमंत्री से कह सकता है कि वह किसी ऐसे मामले को जिस पर किसी मंत्री ने अकेले निर्णय कर लिया हो, समस्त मंत्रिपरिषद के सामने रखे। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक वह पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है या राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। इन सब बातों से नितांत स्पष्ट है कि यद्यपि राज्यपाल के राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके साथ ही वह केवल नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं है, वह एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेता है। अब नंबर तीसरी भूमिका है नंबर 3, राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, गवर्नर एज एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल की दोहरी भूमिका है। प्रथमतः यानी प्रथम रूप से वह राज्य का प्रधान है, संवैधानिक अध्यक्ष है, और दूसरी उसकी भूमिका है वह भारत में संघीय सरकार का अभिकर्ता प्रतिनिधि है।
संविधान निर्माता भारत में एक ऐसी संघीय व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जिसमें सहयोगी संघवाद की धारणा के आधार पर केंद्र और राज्य में सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित हो सके और प्रशासनिक एकरूपता तथा राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, और उसके द्वारा राज्यपाल की पद की व्यवस्था इस लक्ष्य की पूर्ति के एक साधन के रूप में की गई। के.एम. मुंशी ने विधानसभा में कहा था, राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी वह कड़ी है जो राज्य को केंद्र के साथ जोड़ते हुए भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करती है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जिस पद्धति को अपनाया गया वह भी इस बात को स्पष्ट करती है कि राज्यपाल की राज्य में केंद्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया और अनुच्छेद 256 तथा 257 में कहा गया है कि इस दृष्टि से केंद्रीय सरकार राज्यों की कार्यपालिकाओं को आवश्यक निर्देश दे सकती है। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रीय महत्व की सड़कों तथा संचार साधनों की रक्षा का भार सौंपा जा सकता है। अनुच्छेद 258 के अंतर्गत केंद्र सरकार अपने कुछ प्रशासनिक कार्य भी राज्य सरकार को हस्तांतरित कर सकती है। केंद्रीय सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को इस प्रकार के निर्देश आदेश राज्यपाल के माध्यम से ही दिए जाते हैं और राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि राज्य सरकार इन निर्देशों आदेशों का पालन कर रही है अथवा नहीं। यदि राज्य का मंत्रिमंडल राज्यपाल को राष्ट्रपति के निर्देशों के विरुद्ध कार्य करने की सलाह देता है तो वह इस प्रकार की सलाह को अस्वीकार कर सकता है और राज्य सरकार को राष्ट्रपति के निर्देश मानने के लिए बाध्य कर सकता है। यदि राज्य मंत्रिमंडल केंद्रीय सरकार के निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करता है तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को चेतावनी दे सकता है तथा इसे संविधान के विरुद्ध कार्य मानकर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संवैधानिक संकट की रिपोर्ट दे सकता है। जब कभी केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी कार्यक्रम को अपनाया जाता है तो राज्यपाल पर यह भार आ जाता है कि वह यह देखे कि राज्य सरकार इस कार्यक्रम को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है अथवा नहीं। केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल का एक महत्वपूर्ण कार्य राज्य के संबंध में समय समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना है, जिसमें उसके द्वारा अपनी ओर से सुझाव भी दिए जाते हैं। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करते समय संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है और इस दृष्टि से उसका सबसे प्रमुख कार्य देखना है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही है अथवा नहीं। यदि राज्य में संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो राज्यपाल इस संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है और इस प्रकार की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को इस प्रकार की रिपोर्ट स्वविवेक से ही भेजता है और इस संबंध में वह राज्य मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति राज्यपाल को जो भी प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय कार्य सौंपे, राज्यपाल उन सबको पूरा करता है और केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के शासन का संचालन करता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। उदाहरण के लिए संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण या उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने से संबंधित विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखे जाएंगे। राज्यपाल इस संबंध में स्वविवेक से ही कार्य करता है। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया है, किंतु उसे कुछ विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी करने की पूर्व राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी होती है। इस प्रकार हमने राज्यपाल की 3 भूमिकाओं का अध्ययन किया है कि राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान के रूप में, संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में, राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष से कुछ विशेष यानी अधिक जिसमें वे स्वविवेक शक्तियों का प्रयोग करता है, और राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। लेकिन राज्यपाल के द्वारा जो केंद्र सरकार के रूप में, केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो ज़्यादातर भूमिका का निर्वहन किया गया है, और इसमें जब केंद्र में एक राजनीतिक दल की सरकार हो और राज्य में किसी एक विरोधी राजनीतिक दल की या कुछ विरोधी दलों की मिलीजुली सरकार, तो राज्यपाल ने इन दोनों भूमिकाओं में
केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ज़्यादातर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है और ये जो स्थिति है, जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, यह स्थिति न तो राज्यपाल पद के हित में है और न ही भारतीय राज्य व्यवस्था के हित में। राज्यपाल पदधारी को केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। आवश्यकता ये है कि राज्यपाल को केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भूमिका और राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में भूमिका में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भी यही था कि राज्यपाल एक ऐसा पद है जिसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में और संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में समन्वय करने की आवश्यकता है। यही संविधान निर्माताओं का मंतव्य था। तो राज्यपाल को दोनों के मध्य सामंजस्य रखने की आवश्यकता है। आज बस इतना ही। आप इसको याद करें क्योंकि राज्यपाल की स्थिति के विषय में भी परीक्षाओं में प्रश्न आ सकता है। सभी को धन्यवाद।